तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका होम साइंस का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका गृह विज्ञान का विषय है, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है सीबीएसई का 14 मार्च, जी हाँ बच्चों, 14 मार्च 2026 को जो आपका होम साइंस का बोर्ड का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस आपके लिए होने वाले हैं। क्योंकि पिछले 10 साल का अगर आप पेपर उठा कर के देख लीजिए सीबीएसई का, ठीक है? होम साइंस सब्जेक्ट का, तो यही क्वेश्चंस बार-बार रिपीट होकर के आए हुए हैं, ठीक है? आप में से बहुत सारे बच्चों की एकदम हेवी डिमांड आ रही थी, खास करके लड़कियों की, कि सर होम साइंस का यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आइए, होम साइंस का लेकर के आइए। तो आपकी इतने हेवी डिमांड पर मैं फाइनली ये वीडियो लेकर के आ चुका हूँ, ठीक है? और मेरे मन में ना एक चीज़ और है, कि ये तो हमारा पार्ट 1 का वीडियो रहा बच्चों, ठीक है? ये अराउंड 1 घंटा 10 मिनट के आसपास जाएगा। अगर आप सभी बच्चे डिमांड करेंगे, तो मैं पार्ट 2 का वीडियो भी लेकर के आऊँगा, ठीक है? जिसमें ये देख सकते हैं ये वाला थंबनेल रहेगा कि एक ही वीडियो और गृह विज्ञान खत्म, ठीक है? अभी आप पार्ट 1 का वीडियो देख रहे हैं जिसमें ये वाला थंबनेल आपको दिख रहा होगा। और अगर आप सभी बच्चे डिमांड करते हैं और कमेंट सेक्शन में डिमांड करना है, डिमांड कैसे करना है? आपको सिंपली इतना लिखना है, नीड पार्ट 2, ठीक है? पार्ट 2 और कितना कमेंट करना है? भैया 470 से प्लस कमेंट करना है। अगर आप 470 से प्लस कमेंट करते हैं कि नीड पार्ट 2, तो जो और बचे-कुचे क्वेश्चन से लास्ट वाले चैप्टर से, वो मैं आपको पार्ट 2 की वीडियो में करवा दूँगा। इस वीडियो में आपका 80% सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। 20% सिलेबस से जो बचे-कुचे क्वेश्चन हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो भी तैयारी हो जाए हमारी पूरी, तो यहाँ पर आप पार्ट 2 कमेंट कर दीजिएगा, नीड पार्ट 2 करके 470 से ज़्यादा, या फिर इस वीडियो पर कम से कम यहाँ 980 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा, ठीक है? अगर आप इतने लाइक्स भी कंप्लीट करवा देते हैं, तो डेफ़िनिटली मैं आपके लिए पार्ट 2 का वीडियो लेकर आऊँगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली आकर मैसेज कर सकते हैं कि भैया आप पार्ट 2 का वीडियो लाइए, होम साइंस का पार्ट 2 का वीडियो लाइए। मैं डेफ़िनिटली लेके आऊँगा। ये मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी है जय झा 07 करके, ठीक है? और सैंपल पेपर की वीडियो बच्चों कल सुबह मॉर्निंग में आपको देखने को मिल जाएगी। कल सुबह की कब मैं बात कर रहा हूँ, आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज 1 मार्च 2026 है और होम साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 का वीडियो आपको मिलेगा 2 मार्च को, ठीक है? 2 मार्च 2026 को। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे 2 मार्च या 2 मार्च से 2 मार्च के बाद ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उस टाइम तक कई सारे सैंपल पेपर अपलोड हो चुके होंगे, ठीक है? और होम साइंस का जो पहला सैंपल पेपर अपलोड होगा, वो 2 मार्च सुबह 9 से 10 बजे के आसपास यहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है? आज मैं यहाँ पर 1 मार्च को अपलोड कर रहा हूँ वन शॉट का वीडियो, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक-एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं और ये क्वेश्चन बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही क्वेश्चन आएगा, आप देख लीजिएगा, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। कि बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ किया गया एवं इस योजना के मुख्य उद्देश्य और किन मंत्रालयों के सहयोग से इस योजना को प्रारंभ किया गया बताइए, ठीक है? तो देखा जाए तो मोटा-मोटा 3 क्वेश्चन मिला करके एक क्वेश्चन बनाया है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि भैया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को स्टार्ट कब किया गया, यानी कि इसका प्रारंभ कब किया गया, ठीक है? फिर आपसे पूछ रहा है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी मोटिव क्या था स्टार्ट करने का, और लास्ट में पूछ रहा है आपका कि किन मंत्रालयों के सहयोग से इस योजना को प्रारंभ किया गया, ठीक है? तो अक्सर आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में सुना होगा और इस तरह के यहाँ पर जो लोगो वगैरह होते हैं वो भी देखे होंगे, स्कूल के गेट वगैरह पर छपा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है कि नहीं? और ये जो योजना है ये काफ़ी सक्सेसफुल रही है, ठीक है? जिस कारण से बहुत सारी जो बच्चियाँ हैं, इंक्लूडिंग आप में से बहुत सारी लड़कियाँ जो ये वीडियो देख रही हैं, आप भी अपने आप को इंक्लूड कर सकती हैं, जिस कारण से आप बहुत अच्छे से पढ़ पा रही हैं, ठीक है? कहीं न कहीं इस योजना ने आपको भी सपोर्ट किया है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बीबीबीपी करके, ठीक है? ये जो योजना है इसको मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था 22 जनवरी 2015 को, ठीक है? यहाँ पर आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरियाणा के पानीपत में इस योजना का प्रारंभ किया गया था। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर समझिए कि इस योजना का यहाँ पर जो शुरुआत किया गया, तो वो किन मंत्रालयों के सहयोग से इसको शुरू किया गया था, ठीक है? किनका हमें सहयोग मिला था मंत्रालयों का? तो सबसे पहला मंत्रालय आप लिखेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा मंत्रालय है
स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय और लास्ट में आप लिखेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था? तो कई सारे उद्देश्य आप लिख सकते हैं। सबसे पहला है हमारा लिंग चुनाव का उन्मूलन करना। ये क्या है जी? तो देखिए, हमें यह सुनिश्चित करना है कि लोग लड़के और लड़कियों में किसी एक का चुनाव ना करें। ऐसा करने से कन्या भ्रूण हत्या होती है, जो कि गलत होती है कि नहीं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक उद्देश्य ये है कि यहाँ पर लिंग चुनाव का उन्मूलन ना हो कि भैया ये लड़का है, चलो इसको यहाँ पर जन्म होने देते हैं, लड़की अरे इसको तो गर्भ में ही मार देते हैं, ये गलत है कि नहीं? तो इस योजना का उद्देश्य ये भी था कि भैया यहाँ पर समानता लाना। दूसरा, बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना। हमें लड़कियों को स्कूल भेजना और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करना है ताकि वे पढ़ लिख सके और आगे बढ़ सके। पुराने ज़माने के जो लोग थे ना, उनकी एक रूढ़िवादी सोच हुआ करती थी और आज भी कई सारे ऐसे लोग मिल जाएँगे आपको जिनके एक रूढ़िवादी सोच है। रूढ़िवादी सोच क्या है कि भैया यहाँ पर लड़कियाँ पढ़ लिख लेंगी तो क्या फ़ायदा है, आगे चल के तो उनको चूल्हा-चौका ही करना है। ये एक रूढ़िवादी सोच है। नई सोच क्या कहती हैं कि लड़कियाँ अगर पढ़ लिख लेंगी, तो वो कंधे से कंधा मिला कर के पुरुषों के साथ चल सकती हैं, ठीक है? और एक मान लीजिए हस्बैंड है यहाँ पर और एक उनकी वाइफ़ है, तो दोनों मिल कर के यहाँ पर कमा सकते हैं, घर चला सकते हैं अपनी सूझबूझ से। क्योंकि देखिए, पढ़ने-लिखने से कहीं न कहीं ऐसा होता है कि हमारा जो दिमाग है वो खुलता है। हमें पता चलता है कि दुनिया कैसी है, हमें कैसे चलना है और कैसे अपने परिवार को चलाना है। ठीक है बच्चों? तो एक ये हो गया आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य। और क्या लिख सकते हैं आप कि अन्य क्षेत्रों में भागीदारी, सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि लड़कियों को खेल, विज्ञान, कला आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। अगला है लिंग अनुपात सुधारना। हमें यह मतलब हमने ये देखा है कि समाज में लड़कियां और लड़कों की संख्या बराबर हो ताकि कोई भी बच्चा कम न समझा जाए। ठीक है, अक्सर भारत में देखा जाता है कि अगर 1000 पुरुष है तो उसके ऊपर यहाँ पर 900 या फिर 990 स्त्रियां ही हमें देखने को मिलती है, यानी कि स्त्रियों की संख्या कम रहती है। तो इस योजना को लाने का एक उद्देश्य ये भी था कि यहाँ पर जो लिंग अनुपात है उसको सुधारा जाए। ठीक है, 2 पॉइंट और है यहाँ पर आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन वाज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम स्टार्टेड एंड व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्कीम एंड विथ द कोऑपरेशन ऑफ विच मिनिस्ट्रीज वाज द स्कीम स्टार्टेड। ठीक है, तो कब स्टार्ट हुआ था? 22 जनवरी 2015 यानी 2015 को ये शुरू हुआ था। स्टार्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन हरियाणा पानीपत। और इस स्कीम को किस मिनिस्ट्रीज के कॉपरेशन के द्वारा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया था? तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करके। ठीक है बच्चों। एंड अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स भी आप देख सकते हैं। बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, इनको देख लीजिए। इसके बारे में वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट। ठीक है, जीएमपी का फुल फॉर्म होता है हमारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफाइड करके, है ना? तो ये जीएमपी हो गया। एक होता है आपका HACCP। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, इन सब के बारे में अभी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। एक होता है आपका जीएचपी। ठीक है, और एक होता है आपका हाँ, एक जीएचपी होता है और एक ऐसी जीएचपी के सिमिलर ही एक और होता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अभी हम आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पे भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, लिटरली बता रहा हूँ 95 प्लस तक स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। ये सैंपल पेपर आपको आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बच्चों। ऑलरेडी हजारों बच्चे सैंपल पेपर ले रहे हैं, तो आप भी जरूर लीजिए। सैंपल पेपर को लेने के लिए सिंपली आपको स्क्रीन पर जो ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है और सैंपल पेपर्स को ले लेना है। ठीक है, आपको हर एक सब्जेक्ट, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश हो गया, इन सभी सब्जेक्ट के 15-15 सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे विथ सॉल्यूशन के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन है इसके अंदर जो एग्जाम में आता ही आता है। अभी हाल ही में आपका जियोग्राफी का पेपर हुआ था, जो हमने एक सैंपल पेपर करवाया था ना, ठीक है, 95 प्लस मान लीजिए वही क्वेश्चन आए थे, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आ गए थे पेपर में जो हमने सैंपल पेपर में करवाए थे। बिल्कुल डिट्टो आ गया था, कुछ बदला भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर, है ना? तो सेम टू सेम पेपर आया हुआ है, समझ रहे हैं आप?
तो ये ऐसा हम इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह पाते हैं क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस है यार पढ़ाने का, ठीक है? और मैं खुद टॉपर रह चुका हूँ, ठीक है? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डेफ़िनेटली सैंपल पेपर आप ले सकते हैं, 50% डिस्काउंट ऑफर अभी चल रहा है, कभी भी खत्म हो सकता है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं, डिस्कस करेंगे इनके बारे में। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि कार्य, जीविका तथा आजीविका का अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है? यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में आपको बताना है, कार्य, ठीक है? जीविका और आजीविका। तो समझते हैं इसको। देखिए कार्य का यहाँ पर बारे में समझ लीजिए कि कार्य क्या होता है? नियमित परिणाम की गतिविधियों का एक समूह है, जिसमें नौकरी व व्यवसाय के साथ अन्य गतिविधियाँ जैसे में कर्तव्य पालन, सामाजिक कार्य, परामर्श, उद्यम, वृत्ति, परामर्श, सेवाएँ आदि भी सम्मिलित है। तो ये कार्य के बारे में बेसिक बातें बताई गई हैं। अगला होता है जीविका। जीविका क्या होता है? जिसको आप इंग्लिश में लिवलीहुड भी कहते हैं। जीविका का अर्थ है साधन और व्यवसाय से है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी मूलतः आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जीविका में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति निरंतर जो सो कि कौशल सीखता है। यही नहीं बल्कि जानकारी भी प्राप्त करता है, अपनी दक्षताएँ बढ़ाता है और अपने चुने गए क्षेत्र में स्वयं को परिमाणित करता है, ठीक है? तो ये जीविका होता है जिसके अंदर डेली बेसिस पे हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। आजीविका क्या होता है? इसको समझिए। आजीविका के अंतर्गत नौकरी, व्यवसाय का अन्य कार्य आते हैं, जिनके या जिसके द्वारा हम धन अर्जित करते हैं, वो अपनी और अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है ये, ठीक है? तो एक होता है आपका जीविका, एक होता है आपका आजीविका, ठीक है? तो देखिए जो आपका यहाँ पर आजीविका आएगा उसके अंदर हम पैसा कमाते हैं यहाँ पर, ठीक है? और पैसा कमा करके अपने घर का, अपने परिवार का और खुद का यहाँ पर भरण-पोषण करते हैं। लेकिन जो जीविका होता है उसके अंदर कहीं न कहीं हम अपने आप को सुधारते हैं, इम्प्रूव करते हैं, ठीक है? पैसा इसमें भी कमाते हैं लेकिन अपने स्किल्स को एनहांस करते हैं, ठीक है? और एक कार्य आता है जो नॉर्मल होता है, ठीक है? बाकी इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको लिखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है। लास्ट या उससे लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है? लास्ट ईयर अराउंड मैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2021 या फिर 22 के पेपर में ये आया था क्वेश्चन, ठीक है? देखिए क्वेश्चन क्या है कि करियर या जीविका कह लीजिए, इसका चुनाव करते समय ध्यान रखने वाली कोई 4 विचार लिखिए, ठीक है? जब भी हम अपना करियर का चुनाव करते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता होगा ना, यूनिवर्सल क्वेश्चन कि अच्छा बेटा बड़े होकर क्या करोगे? ठीक है? अपना करियर किसमें चुनोगे? तो उसका चुनाव करते वक़्त, करियर का चुनाव करते वक़्त, जीविका का चुनाव करते वक़्त हमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन बातों पर विचार करना चाहिए? तो सबसे पहले व्यक्ति की विशिष्ट प्रतिभा, विशेषताएँ और अभिरुचियाँ देखनी चाहिए कि भैया मेरा इंटरेस्ट किसके अंदर है? जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, जब मैंने स्कूल पास किया था 2019 के अंदर, अपना बोर्ड एग्ज़ाम मैंने 2019 में दिया था, ठीक है? और मैं स्कूल पास आउट हो गया। उसके बाद मेरे सामने भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि भैया मेरे को करना क्या है अपने लाइफ़ में? तो मैं यहाँ पर स्कूल लेवल से ही 11वीं क्लास से ही, जी हाँ बच्चों 11th क्लास से ही टीचिंग की प्रैक्टिस करता था, पढ़ाता था बच्चों को। अपने क्लास में भी जो मुझे मिल जाता था उसको थोड़ा बहुत समझा दिया। यूट्यूब भी था उस टाइम पे, तो यूट्यूब पे भी थोड़ा बहुत एक्टिव था, थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह बना दिया, ठीक है? तो मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही टीचिंग लाइन में था। तो जब 2019 में मैंने स्कूल पास आउट किया और मेरे सामने एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्रश्न चिन्ह था कि भैया मेरे को करना क्या है? तो मुझे समझ में आया कि मेरा इंटरेस्ट, मेरा जो प्रतिभा है वो टीचिंग में है और मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर मैंने टीचिंग लाइन को चूज़ किया और मैं यहाँ तक पहुँच पाया, ठीक है? इसी प्रकार से मेरे और भी यहाँ पर क्लासमेट्स थे, उन्होंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना-अपना करियर चूज़ किया और अपने लाइफ़ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। ज़रूरी नहीं है हर कोई टीचर ही बन जाए या हर कोई यूट्यूब पे आके वीडियो ही बनाए। और भी काम है, बिज़नेस करते हैं कई सारे लोग जो उसमें भी सक्सेसफुल है, उसमें भी अच्छा खासा वो धन अर्जित करते हैं, समझ रहे हैं? तो जब भी आप अपने जीविका का या कह लीजिए करियर का चुनाव करें, तो उसके अंदर आप अपनी प्रतिभा का ध्यान रखें और आपकी अभिरुचियाँ हैं, उसके अंदर एक तरह से इंटरेस्ट वगैरह है, उस चीज़ का भी खास ध्यान हमें रखना चाहिए। व्यवसाय का स्वयं के लिए उपयोगी होने का बोध हो, ठीक है? कि भैया ये हमारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कार्य का स्वयं के लिए प्रेरक और चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। जो भी हम यहाँ पर करियर चूज़ करते हैं, तो उसमें जो भी हमें काम मिलता है, वो चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, चैलेंजेस आने चाहिए, ठीक है? यानी कि जो भी हम करियर चूज़ कर रहे हैं, वो रोलर कोस्टर राइड की तरह होना चाहिए, ऐसे-ऐसे, अप्स एंड डाउन्स आते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा होना चाहिए, नहीं, अप्स एंड डाउन्स आते रहने चाहिए। आपको मोटिवेशन आना चाहिए वो काम करने के लिए। जैसे मुझे कोई बोलता है कि वीडियो बनाना है, आपको पढ़ाना है बच्चों को, या ऑफ़लाइन जो मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्लास फर्स्ट से लेकर के यहाँ पर
क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। कई सारे बच्चे मुझे कमेंट करके भी बोलते हैं कि सर आप हमें पढ़ा दोगे बड़े बच्चों को? तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि नहीं, मैं बड़े बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ ऑफ़लाइन, मैं छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, नन्हे-मुन्ने बच्चों को, जो कि फर्स्ट क्लास से लेकर के यहाँ पर 8th क्लास तक के होते हैं, ठीक है। तो कभी भी मुझे दिन में, रात में कभी भी बोला जाए कि हाँ, इस टाइम पे आपको पढ़ाना है, क्लास लेना है, तो मैं एकदम बिंदास होकर के क्लास ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर का एक मोटिवेशन है कि भैया मेरे को पढ़ाना है, जो नॉलेज मेरे पास है उसको डिलीवर करना है अच्छे से अच्छे तरीके से, समझ रहे हैं आप? तो जो भी आप करियर चूज़ करते हैं, उस करियर में जो भी आपको काम करना है, तो उसके लिए आपको मोटिवेशन आना चाहिए, प्रेरणा आना चाहिए और चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, चैलेंजेस से भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है? कार्यस्थल का वातावरण और लोकाचार, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट एनी 4 जैसे कि कंसिडरेशन टू कीप इन माइंड व्हिल चूजिंग अ करियर या फिर प्रोफेशन, ठीक है। एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न काफ़ी यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है हमसे कि महिलाओं को परिवार और समाज में पहचान कैसे मिलेगी, ठीक है। जो महिलाएं होती हैं, वुमेन्स होती हैं, उनको यहाँ पर परिवार के अंदर और समाज के अंदर पहचान हम कैसे दिलवा सकते हैं या कैसे मिलेगी करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हमें अपनी मानसिकता को आधुनिक बनाना होगा। वो जो पुरानी मानसिकता है ना, पहले के ज़माने की मानसिकता, उसको छोड़ करके जो नया यहाँ पर मॉडर्न जो यहाँ पर सोच है, उसको अपनाना होगा, जिससे कि हम महिलाओं को परिवार और समाज में पहचान दिलवा सकते हैं। और क्या है जी, तो दूसरा आप लिख सकते हैं महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू कार्यों को आर्थिक गतिविधियों के रूप में हमें गिनना होगा। जो महिलाएं काम करती हैं वो भी एक आर्थिक गतिविधियां हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है। जैसे आपकी मम्मी हैं, जिनको हाथ जोड़ करके मेरा नमन है, नमस्कार है, ठीक है? या नमस्ते कह लीजिए। तो आपकी माताश्री जो है वो घर में काम करती है, तो उनको घर में काम करने का सैलरी-वैलरी तो मिलता नहीं है, लेकिन वो एक आर्थिक गतिविधि है। कैसे आर्थिक गतिविधि है? जैसे आपके पापा काम पर जा रहे हैं, ऑफ़िस जा रहे हैं या अपने कार्य पर जा रहे हैं, तो पापा के लिए खाना बना कर के देना, आप स्कूल जा रहे हैं तो आपके लिए खाना बना कर के देना, ठीक है? लंच वगैरह पैक करना, आपका चोटी-वोटी बाँधना, लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, लड़कों के लिए तो चोटी-वोटी की कोई दिक्कत नहीं है, लड़का लोग नहाता-वहाता है एकदम मस्त और चलो कपड़ा-वपड़ा पहना, लंच-वंच खाया और निकल गया, ठीक है? लड़कियों में थोड़ा-सा हो जाता है और भी बहुत सारे काम जो है मम्मी लोग जो होती हैं वो घर पर करती हैं, तो उनको हमें आर्थिक गतिविधि के रूप में देखना चाहिए। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए अगला पॉइंट है कि परिवार के अन्य सदस्यों की घरेलू कार्यों में भागीदारी, ठीक है? ये हम लिख सकते हैं। अगला है शिक्षा दर में हम बढ़ोतरी कर सकते हैं, इससे भी महिलाओं को परिवार और समाज में पहचान मिल सकती है। अगला लिख सकते हैं आप समाज की अभिवृद्धि और नज़रिए को बदलना होगा, ठीक है? समाज का जो एक नज़रिया हो गया है ना कि अरे महिलाएँ क्या है, घर में काम करती है, चूल्हा-चौका करती हैं, तो उनका काम ही है। नहीं भैया, ये उनका काम नहीं है, वो एक तरह से एहसान कर रही है भाई तुम्हारे ऊपर। ठीक है? एक दिन अगर घर का काम करके देख लोगे ना, हालत खराब हो जाती है। जो एक आम इंसान जो होता है ना समाज का, वो सोचता है अरे ये तो महिला है, घर का काम करती होंगी, कौन-सी बड़ी बात है? अरे बहुत बड़ी बात है, ठीक है? एक दिन जब आपके घर में मम्मी बीमार पड़ जाती होंगी और आपको काम करना पड़ता होगा, कितना हालत खराब हो जाता होगा। मैंने करके देखा है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है, ठीक है? तो वो जो एक समाज में एक नज़रिया बन गया है ना, उसको बदलना होगा कहीं न कहीं, ठीक है? उच्च पद पर महिलाओं की नियुक्ति हम कर सकते हैं, जिसके द्वारा महिलाओं को समाज और परिवार में पहचान मिल सकती है। जो हायर लेवल के यहाँ पर पोस्ट होते हैं, जैसे कि आईएएस हो गया, ठीक है? आईपीएस हो गया, जहाँ पर महिलाएँ जा भी रही है और भी जो हायर लेवल के पोस्ट होते हैं, वहाँ पर हम महिलाओं को नियुक्त कर सकते हैं, ताकि महिलाओं को यहाँ पर परिवार और समाज में पहचान मिल सके। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, हाउ विल वुमेन गेट रिकॉग्निशन इन फैमिली एंड सोसाइटी। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप देख सकते हैं, जैसे कि वी हैव टू मॉडर्नाइज आवर माइंडसेट एंड डोमेस्टिक वर्क डन बाय वुमेन वुड बी काउंटेड एज अ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरह से करके आप इंग्लिश मीडियम में आंसर लिख सकते हैं बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इस वीडियो को ना अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप सभी दोस्तों में शेयर करेंगे इस वीडियो को, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जब ये वीडियो पहुंचेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इस वीडियो का लाभ ले सकेंगे, ठीक है, बेनिफिट ले सकेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि उच्च रक्तचाप के खतरे को बढ़ाने वाले 2 कारण दीजिए, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, अब हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। भगवान ने जो हमारा शरीर बनाया है ना, तो हमारे शरीर के अंदर जो खून है बच्चों, ब्लड है यानी कि उसका एक स्पीड होता है।
ठीक है, क्या होता है? स्पीड होता है। और हमारे शरीर में जो वो खून है, मतलब देखिए हमारे शरीर के अंदर खून है, आपको पता ही है। अब आप बोलेंगे सर जी ये तो बहुत कॉमन सी बात है, हमें पता है। ठीक है, तो उसी को समझिए कि हमारे शरीर में जो खून है, नसों के अंदर खून दौड़ रहा है, वो कंटिन्यू, है कि नहीं? तो वो एक स्पीड से दौड़ रहा है। और जो खून दौड़ रहा है हमारे शरीर के अंदर एक स्पीड से, उसको बोला जाता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्या बोला जाता है? ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी। जब ये स्पीड ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग बोल देते हैं कि भैया हाई बीपी की प्रॉब्लम है आदमी को। और जब ये स्पीड कम हो जाता है तो उसको बोल देते हैं लो ब्लड प्रेशर है, यानी कि लो बीपी की प्रॉब्लम है। जो ज़्यादा गुस्सा वगैरह करता है उसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है? और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस कारण से लोगों को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या था हमारा कि उच्च रक्तचाप के खतरे को बढ़ाने वाले 2 कारण दीजिए। ठीक है? यहाँ पर जो हाई ब्लड प्रेशर का खतरा होता है, उसको क्या-क्या चीज़ें बढ़ा देती हैं कि भैया ये चीज़ करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए, अधिक लवण युक्त खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने से जो नमक वाली चीज़ें होती हैं, उनका ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसीलिए जिनका लो ब्लड प्रेशर होता है ना, उनको बोला जाता है कि भैया नमक वाली चीज़ें खाइए, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है, उनको बोला जाता है कि नमक वाली चीज़ों का सेवन कम कर दीजिए, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? अधिक सोडियम अंश वाले संशोधित खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने से, अगर हम ये चीज़ खाद्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ठीक है? अगला, पोटेशियम के परिपूर्ण फलों, सब्जियों, अनाजों व दालों का कम उपयोग करने से, ठीक है? जो पोटेशियम वाली चीज़ें होती हैं जिसमें आपका फल आ जाता है, सब्जियाँ आ जाती है, अनाज, दाल आ जाता है, अगर हम ये चीज़ें कम खाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है बच्चों। कम कैल्शियम अंतःग्रहण करने से, अगर हम कैल्शियम वाली चीज़ें कम खाते हैं, ठीक है? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा वगैरह हो सकता है, या वेजिटेरियन हैं तो आप यहाँ पर और भी वेरियस टाइप की चीज़ें खा सकते हैं जिसके अंदर कैल्शियम होता है। तो अगर आप कैल्शियम वाली चीज़ें जो है कम खाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। कम शारीरिक गतिविधियों और तनाव के कारण, टेंशन के कारण कई बारी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है? और शारीरिक गतिविधियाँ यानी कि फिजिकल एक्टिविटी ना करें तो भी यहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, गिव 2 फैक्टर्स दैट इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कैसे? ठीक है? 1 सेकंड। हाँ, चलिए, और इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है, या आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंजम्पशन ऑफ फूड्स रिच इन सॉल्ट, ठीक है? कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड विथ हाई सोडियम कंटेंट, जैसे फास्ट फूड वगैरह हो सकता है। लेस कंजम्पशन ऑफ पोटेशियम रिच फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है? कैरल्स एंड पल्सेस करके। लो कैल्शियम इंटेक एंड लेस फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रेस, इन सभी रीज़न्स की वजह से यहाँ पर आपका हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर छठा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी करवाया है। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है? और जो क्वेश्चंस बच गए हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको सैंपल पेपर्स में करवा रखा है। तो अगर अभी तक आपने सैंपल पेपर की वीडियो नहीं देखी है, तो ज़रूर जाकर के देखिएगा। ऑलमोस्ट जहाँ तक मुझे है याद, याद क्या मैं भी भूल जा रहा हूँ। ठीक है? तो जहाँ तक है एक बारी मैं देख ही लेता हूँ, याद करने की क्या ज़रूरत, क्योंकि वेरियस सैंपल पेपर्स अपलोड करते हैं ना। चलिए, तो देखिए 2 सैंपल पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है? इसके अलावा भी मैं 1-2 सैंपल पेपर और अपलोड कर दूँगा। तो मैं ये कह रहा था कि जो क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में नहीं लिए हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सैंपल पेपर में करवा रखे हैं। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सैंपल पेपर्स की वीडियो नहीं देखी है, तो उसको जाकर के देख सकते हैं। आपको हर जगह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा और तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है? और इस वीडियो के लिए मैं स्पेसिफिकली एक बात बोलना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा तैयारी कर रखी है, उनके लिए तो ये वीडियो हेल्पफुल है ही, ठीक है? जिन्होंने बहुत कम तैयारी कर रखी है, जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ब्रह्मास्त्र वाला वीडियो है, ठीक है? तो वो बच्चे तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर ही देखें। खैर, यहाँ पर छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे कि मुख्य कारण लिखिए जिनके फलस्वरूप देश में मधुमेह रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक तरह की बीमारी होती है। तो आपको बताना है कि किन कारणों से हमारे देश में डायबिटीज़ की जो रोगियों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और भारत विश्व की मधुमेह राजधानी बन सकता है, यानी कि डायबिटीज़ कैपिटल बन सकता है। तो देखिए, देश में मधुमेह रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ने के मुख्य कारण जो कि इस प्रकार से हैं। पहला, जो खाद्य पदार्थ आज हम उपयोग में ले रहे हैं, उनमें बहुत से अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं जिनमें अधिक वसा या शक्कर होती है, जिस कारण से यहाँ पर डायबिटीज़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है।
और रोगी भी बढ़ते जा रहे हैं, पेशेंट्स भी इंडिया के अंदर डायबिटीज के बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, एक ये लिख सकते हैं। अगला, अत्यधिक परिकृष्ट खाद्य पदार्थों का सेवन और रेशेदार भोजन का कम सेवन करना। रेशेदार जो भोजन होते हैं जैसे भिंडी हो गया, ठीक है, या फल वगैरह आप ले सकते हैं, और भी चीजें आती हैं, उनका सेवन अगर कोई व्यक्ति कम करता है, ठीक है, और प्रोसेस फूड वगैरह ज्यादा खाता है, फास्ट फूड जैसे हो गया आपका, तो उसको डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, अगला आप लिख सकते हैं, आहार में विटामिनों और खनिजों की भी अत्यधिक कमी। अगर जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर यहाँ पर विटामिन की, खनिज की, यानी मिनरल्स वगैरह की कमी है, तो ये डायबिटीज का खतरा और बढ़ा देता है। और ये भी कारण है जिस कारण से देश के अंदर डायबिटीज के रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने डेली बेसिस का जो फूड वो खाते हैं, जो आहार लेते हैं, खाना खाते हैं, उसमें विटामिन नहीं होता है प्रॉपर मात्रा में, ना खनिज होता है। इस कारण से भी यहाँ पर मधुमेह रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है बच्चों। ठीक है, मांसाहारी लोगों में जंतु प्रोटीन के उपयोग का बढ़ना। ठीक है, जो मांसाहारी लोग होते हैं उनको भी यहाँ पर डायबिटीज का खतरा रहता है, और इस कारण से भी आप कह सकते हैं कि रोगियों की संख्या बढ़ रही है। अनुचित जीवन शैली, एक जो लाइफ स्टाइल है ना बच्चों, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि डेली बेसिस पर आपको कुर्सी पर बैठे रहना है, कोई हार्ड वर्क नहीं करना है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करना है, तो आपको डायबिटीज़ का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, इसमें मैं भी इंक्लूड हो जाता हूँ, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, फिजिकल एक्टिविटी के लिए एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। डेली मॉर्निंग में थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, इवनिंग में एक्सरसाइज कर लिया, तो इससे क्या रहता है कि रिस्क कम रहता है। लेकिन जो लोग दिन भर कुर्सी पर बैठे रहते हैं, कोई काम धंधा करते नहीं है, ठीक है, या फिर काम धंधा करते हैं तो कंप्यूटर के सामने बैठे रहना है और उनको, और ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह नहीं करते, तो उनको यहाँ पर डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। और ये भी एक कारण है देश के अंदर यहाँ पर मधुमेह रोगियों की संख्या इसलिए भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग अपनी जीवन शैली जो है उसको बिगाड़ रहे हैं एक तरह से। ठीक है, शारीरिक गतिविधियां या व्यायाम की कमी की वजह से, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे कारण हैं जिस कारण से हमारे देश के अंदर जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, यानी मधुमेह के रोगी हैं, उनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है बच्चों। क्लियर है? चलिए, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 7वां प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या है? जन पोषण स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है, और भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है, इसका क्या अर्थ है? ध्यान से समझिएगा। देखिए, जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें पोषण से संबंधित बीमारियां जो होती हैं तथा समस्याओं के नियंत्रण द्वारा अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। यानी कि पोषण से संबंधित जो बीमारियां हैं उनका पूरा स्टडी किया जाता है, और कैसे उन चीजों को ठीक किया जा सके। अभी मैं बोलने वाला था ठीका किया जा सके माफी चाहूंगा, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। खैर, तो यहाँ पर आंसर पे आते हैं। तो देखिए, जन पोषण स्वास्थ्य से ये तात्पर्य है बच्चों कि इसके अंदर ना स्टडी किया जाता है कि भैया पोषण से संबंधित क्या क्या बीमारियां हैं, उनको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, और अच्छे स्वास्थ्य को इसके अंदर बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। ये आपका जन पोषण होता है। ठीक है, जन पोषण स्वास्थ्य जिसको आप कह सकते हैं। अगला, भारत जो है कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है। तो इसको देखिए, भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है, अर्थात यहाँ अल्प पोषण और अति पोषण दोनों ही पाए जाते हैं। यानी कि कम पोषण वाले लोग भी पाए जाते हैं और बहुत ज्यादा पोषण वाले लोग भी पाए जाते हैं। ठीक है, इस कारण से ये कहा गया है कि भारत जो है कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, अच्छा ये देख लीजिए एक बारी, यहाँ पर भोजन देने के तरीके बता रखे हैं। इसको दिखाने से पहले एक बारी पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा 8वां क्वेश्चन, कि रोगी को भोजन खिलाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? नली द्वारा भोजन देना और अंतःशिरा संभरण में अंतर बताना है आपको। तो देखिए, कोई भी पेशेंट होता है, कोई भी रोगी होता है, उसको भोजन 3 तरह से दिया जाता है। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका तो भोजन देने का वो होता है कि भैया मुंह के द्वारा ही भोजन खिला देना। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि एक पेशेंट है, डमी के लिए इस तरह से लेटा दिया है, और इसको यहाँ पर भोजन के द्वारा, मतलब भोजन जो दिया जा रहा है वो मुंह के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका ये माना जाता है। दूसरा आता है संपूर्ण भोजन नली के द्वारा देना। यानी कि आपने, अगर आप कभी हॉस्पिटल वगैरह गए होंगे तो आपने देखा होगा कईयों के ऐसे पाइप लगा हुआ रहता है। ठीक है, नली लगी हुई रहती है, और नली लगी रहती है ना, तो उसके द्वारा जो है रोगी को यहाँ पर भोजन दिया जाता है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है आपका यहाँ पर भोजन देने का, जो पेशेंट्स वगैरह होते हैं उनको। तो इसमें क्या होता है कि ना पूरे शरीर के अंदर इस तरह से नली लगा दी जाती है, जिस कारण से रोगी ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता है और सीधा उसको वहाँ पर
फूड दिया जाता है, ठीक है? ये भी तरीका मैंने हॉस्पिटल वगैरह में देखा है। और एक लास्ट तरीका आता है अंतःशिरा द्वारा, ठीक है? जिसके अंदर इस तरह से आप देखेंगे कि पेशेंट को ना इस तरह से सुई-वुई भोंक देता है और उसके द्वारा यहाँ पर खाना-वाना देता है, ठीक है? उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में जो भी शरीर को चाहिए होगा वो दिया जाता है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया कि भोजन देने के तरीके कौन-कौन से होते हैं? पहला मुँह के द्वारा, दूसरा होता है संपूर्ण भोजन नली द्वारा दिया जाता है और तीसरा होता है अंतःशिरा के द्वारा, ठीक है? अब समझते हैं यहाँ पर जो दिया गया था क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए भोजन देने का सबसे बढ़िया तरीका होता है मुँह के द्वारा खिलाना। मैंने आपको बताया सीधा-सीधा मुँह से खिला दीजिए मतलब काम खत्म, ठीक है? अब यहाँ पर समझिए नली द्वारा भोजन देने में और अंतःशिरा भोजन देने में क्या अंतर होता है? ये जो नली के द्वारा भोजन दिया जा रहा है और यह अंतःशिरा द्वारा भोजन दिया जा रहा है, इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो इसको थोड़ा-सा समझिए बच्चों। देखिए, नली के द्वारा भोजन देने में पोषण की दृष्टि से संपूर्ण भोजन नली द्वारा दे दिया जाता है और यदि जठरांत क्षेत्र कार्य कर रहा है, तो व्यक्ति को जो कुछ दिया जाता है, वह सब पचा लेता है और वह अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है? जठरांत्र होता है बच्चों हमारा डाइजेशन सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? तो इसमें भोजन नली के द्वारा दिया जाता है और अगर ये चीज़ सही है हमारा जठरांत्र, तो यहाँ पर जो भी भोजन दिया जा रहा है, वो सब चीज़ डाइजेस्ट हो जाता है और हमारा बॉडी उसको एब्ज़ॉर्ब भी कर लेता है, ठीक है? नली द्वारा भोजन देने में क्या होता है कि यह तरीका अंतःशिरा स्तंभर की अपेक्षा अधिक पसंद किया जाता है, ठीक है? ये ज़्यादा लाइक किया जाता है इसके तुलना में, ठीक है? अंतःशिरा स्तंभर भोजन देने की जो तरीका है इसके तुलना में इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। अच्छा ये वाला तरीका थोड़ा-सा देख लीजिए, इसमें क्या होता है अंतःशिरा स्तंभर में कि रोगी को पोषण विशेष विलयनों से दिया जाता है जिन्हें शिरा में जैसे कि दिए द्वारा पहुँचाया जाता है, ठीक है? ये अभी मैंने आपको दिखाया ना? इस तरह से यहाँ पर अंतःशिरा में दिया जाता है मतलब कि हाथ में सुई-वुई घोंप करके ऐसे पाइप-वाइप लगा करके और भोजन दिया जाता है लिक्विड फॉर्म में। यदि व्यक्ति बेहोश हो या उसकी आहार नली में कोई समस्या हो या उसके लिए चबाना या निगलना संभव ना हो, तब इस तरह से हम लोग यहाँ पर भोजन देते हैं। क्लियर है बच्चों? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। चलिए। अब हम लोग आ गए हैं 9वें क्वेश्चन के अंदर। 9वां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि भारत में स्वास्थ्य देखभाल के 3 स्तर क्या हैं? तो देखिए भारत में स्वास्थ्य देखभाल के 3 स्तर जो कि इस प्रकार से है, पहला प्राथमिक, दूसरा हो जाएगा द्वितीय और तीसरा हो जाएगा तृतीय स्तर। पहला क्या होता है यानी प्राथमिक स्तर, इसको समझिए स्वास्थ्य देखभाल का। इसके अंदर व्यक्ति, परिवार या समुदाय का स्वास्थ्य पद्धति से प्रथम संपर्क का स्तर होता है। हमारे देश में ये सेवाएँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो ये प्राथमिक स्तर का स्वास्थ्य देखभाल हो जाएगा। अगला होता है द्वितीय स्तर का यहाँ पर स्वास्थ्य देखभाल। ये क्या होता है? ये अधिक जटिल स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण जिला अस्पतालों में होता है ये और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा यहाँ पर इलाज वगैरह किया जाता है। अगला होता है तृतीय स्तर का। इसमें क्या होता है? ये अधिक जटिल समस्याओं को सुलझाता है। तृतीय स्तर के संस्थान मेडिकल कॉलेज के अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल, विशिष्ट अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स वगैरह की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये थर्ड लेवल का आता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस वगैरह जाते हैं, ठीक है? तो स्वास्थ्य देखभाल के 3 स्तर भारत के अंदर इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं बच्चों। पहला बिल्कुल बेसिक लेवल का आता है जिसमें नॉर्मल पट्टी-वट्टी बाँध देगा। दूसरा यहाँ पर जिला अस्पताल हो गया या फिर नॉर्मल जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो आ जाएगा और थर्ड लेवल पे बड़े-बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जैसे मैं दिल्ली का बात करूँ तो मैक्स हॉस्पिटल हो जाएगा, ठीक है? जीबी पंत हॉस्पिटल हो जाएगा, आपका एलएनजेपी हॉस्पिटल हो जाएगा, है कि नहीं? भगवान ना करे कभी हॉस्पिटल का चक्कर लगे आपका। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड टर्टियरी लेवल या थर्ड लेवल जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है? हेल्थ केयर की बात हो रही है यहाँ पर, ये हेल्थ केयर के लेवल से इंडिया में, ठीक है? चलिए, अब हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि अरक्तता क्या होती है और इसके मुख्य लक्षण कौन से हैं? ध्यान से समझिए, अरक्तता जिसको खून की कमी भी कहा जाता है। अरक्तता जो होती है वो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है? और अरक्तता जब आ जाती है इसके हमें संकेत देखने को मिलते हैं। ये सिम्पटम्स अगर आ रहे हैं किसी व्यक्ति को तो समझ जाइए कि उसको अरक्तता की प्रॉब्लम है। जैसे पहला हो जाएगा जीभ में पीलापन आना। अगर किसी व्यक्ति के जीभ में अचानक से पीलापन आने लग गया है तो हो सकता है उसको अरक्तता की प्रॉब्लम हो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका। अगला है नख परतों में पीलापन आना। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ और चीज़ें दी गई हैं जिस कारण से आप कह सकते हैं, मतलब ये संकेत है कि भैया इसको अरक्तता की प्रॉब्लम है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज़ एनीमिया। ठीक है, एनीमिया में मेनली खून की कमी के बारे में बताता है कि ऑक्सीजन लेवल वगैरह
ब्लड में कम हो गया है, खून की कमी हो गई है कि नहीं? एनीमिया के बारे में है। और एंड सिम्पटम्स बता देने हैं तो एनीमिया इज़ अ कंडीशन इन विच द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी डिक्रीजेस एंड लीडिंग टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ठीक है, तो मेनली ऑक्सीजन की कमी होती है शरीर के अंदर, जो खून होता है उसमें, और थोड़ा शरीर में खून की कमी भी कह देते हैं। और साइंस ऑफ एनीमिया इंक्लूड्स, तो ये साइंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, या सिम्टम्स जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब 11वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में यही क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, व्हाट आर द थिंग्स दैट शुड बी कीप्ड इन माइंड टू इंश्योर फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमें किन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले कच्चे माल और जल की गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको एक पराठा बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? पराठा बनाना है। तो पराठा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आटा चाहिए। ठीक है, आटा चाहिए इस तरह से, प्लस में पानी चाहिए उसको गूँथने के लिए पहले तो। तो हमें कच्चे माल का ध्यान रखना है। कच्चा माल क्या हो गया? आटा हो गया यहाँ पर, और उसके साथ यहाँ पर पानी हो गया। तो पानी और कच्चे माल का हमें खास ध्यान रखना है। अगर पानी गंदा है तो हमारा पराठा खराब बनेगा, है कि नहीं? और आटा अगर उसको चाल करके, मतलब कि उसको छान करके हम नहीं करते हैं तो उसमें चोकर वगैरह रह जाता है या फिर खराब पदार्थ रह जाते हैं, जिस कारण से हमारा पराठा खराब होगा। ठीक है? तो फूड सेफ्टी को, यानी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमें कच्चे माल का ध्यान रखना है और जल की गुणवत्ता का ध्यान रखना है। ठीक है? अब वही पराठा आप बड़े लेवल पर बना रहे हैं, मान लीजिए कि आपका एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर सबसे पहले तो जो कर्मचारी होंगे यानी एम्प्लॉय वगैरह होंगे, उनको ध्यान रखना है कि वो साफ सुथरे है कि नहीं है। उपकरण वगैरह जो लगेगा, यानी कि मान लीजिए आटा अगर मशीन से गुंदवा रहे हैं आप पराठा बनाने के लिए, तो आपको मशीन वगैरह का ध्यान रखना है कि भैया मशीन वगैरह साफ हो। जहाँ पर स्टोर करेंगे आप उसके लिए चीज़ें, तो भंडारण की चीज़ों को आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है। ठीक है? ताकि हम खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें, है कि नहीं? मैंने तो एक देखा था, एक इंस्टाग्राम पे रील आया था बच्चों, तो मुझे पता है आप में से ज़्यादातर बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं लड़कियाँ हैं, ठीक है? तो इंस्टाग्राम पे रील आया था कि एक जो गोलगप्पे खिलाने वाला होता है, उसके हाथ के नाखून कितने गंदे होते हैं यार, और लड़कियाँ दबा करके वहाँ पर गोलगप्पे खाती हैं, बोलती है भैया और तीखा पानी बनाइए ना, और तीखा, और वो भाई कितना गंदा होता है, बहुत गंदा होता है वो। एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? और लड़कियाँ भैया दबा के खा लेती हो, पता नहीं कैसे खा लेती है। देखिए, हर जगह का गोलगप्पा ऐसा नहीं होता है, मैं भी गोलगप्पे खा लेता हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही गोलगप्पे खाया था, ठीक है? लेकिन हमारे इधर का गोलगप्पे वाला ठीक है कि भैया चलो सही से बनाता है। लेकिन मैंने जो रील देखा ना इंस्टाग्राम पे, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत गंदा वाहियात लगा था मेरे को। आप बताइएगा कि आपके उधर का गोलगप्पे वाला सही बनाता है कि नहीं बनाता है? और क्या आपको तीखा खाना पसंद है? लड़कियों को तो अक्सर बहुत तीखा खाना पसंद होता है। मोमोज़ वाले के पास भी जाता हूँ ना, वो बोलती हैं मोमोज़ वाले से, भैया थोड़ा और चटनी दे दो, थोड़ा और तीखा चटनी दे दो, ओए होए होए! स्पाइसी बना देना भैया, स्पाइसी। और लड़का लोग इतना तीखा पसंद नहीं करता, नॉर्मल से भी काम चल जाता है। आगे देखिए, उपयुक्त ताप पर खाद्य का भंडारण करना चाहिए। जब भी हम यहाँ पर फूड सेफ्टी की बात करते हैं, खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, तो जब भी हम यहाँ पर खाने को स्टोर करते हैं, तो हमें एक अच्छा खासा आइडियल टेम्परेचर पे उसको रखना चाहिए। खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए और बेहतर सेवा के तरीके से हम यहाँ पर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए 12वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि भारत के लुप्त होते परंपरागत व्यवसायों में किस प्रकार सुधार लाया जा सकता है। जो हमारे यहाँ का देसी चीज जो बनाया जाता था वो लुप्त होता जा रहा है, ठीक है? तो वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि नए नए डिजाइन वाले यहाँ पर स्वेटर आते हैं, जैकेट आते हैं जो मशीनों से बनाए जाते हैं। लेकिन हमारे टाइम पे, मतलब हमारे टाइम से मेरा ये तात्पर्य है कि हमारे देश में, ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था कि ऊन से यहाँ पर स्वेटर बनाए जाते थे। हमारी मम्मी लोग, ठीक है, या हमारी नानी लोग जो है वो ऊन से स्वेटर बनाती थी। वो स्वेटर बहुत लंबे समय तक चलता था। वो दिखने में उतना अच्छा नहीं लगता था, वो थोड़ा-सा ना वैसा लगता था, ओल्ड फैशन टाइप का लगता था, लेकिन बहुत लंबे समय तक चलता था, जो हाथ से बीन करके स्वेटर वगैरह बनाया जाता था, ठीक है? और उसको बनाने में भी बहुत मेहनत लगता था। ठीक है? और शरीर के लिए वो सही भी होता था क्योंकि हाथ से बीन करके बनाया जाता था। ना केवल वो एक स्वेटर होता था, बस बल्कि उसके अंदर मम्मी का प्यार होता था, नानी का प्यार होता था। जब भी हम नानी घर से आते थे, तो नानी घर में हम, मतलब होता था नहीं क्या? पहले के टाइम पे बता रहा हूँ मैं कि नानी हमें स्वेटर बीन करके दे दिया करती थी कि ये ले बच्चे जा, इस स्वेटर को पहनियो, ये तेरी नानी की निशानी है, ये तेरी मम्मी की निशानी है, ये तेरे दादी की निशानी है। इस तरह से नानी, दादी वगैरह हमें दे दिया करती थी। तो 2 चीज़ें हमें मिल जाया करती थी, उनका प्यार भी मिल जाया करता था और
स्वेटर जो है वो लंबे समय तक चलता था, हमारे शरीर के लिए भी सही होता था। लेकिन अभी के ज़माने में क्या हो गया है बच्चों कि वैसा स्वेटर दिखता ही नहीं है, ठीक है? या बहुत कम हो गया, विलुप्त हो चुका है, ठीक है? वो केवल हमारे लिए स्वेटर नहीं बनता था पहले वैसे, बाज़ारों में भी ऐसे ही हाथ से बिने हुए स्वेटर जो है वो बिका करते थे। लेकिन वो विलुप्त हो गए हैं। ऐसे ही बहुत सारे हमारे परंपरागत व्यवसाय हैं भारत के अंदर जो लुप्त होने के कगार पर है, तो उनको हम कैसे सुधार सकते हैं? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी, उनको ट्रेनिंग देनी होगी कि मॉडर्न ज़माने के हिसाब से पुरानी चीज़ों को कैसे बनाया जा सकता है, ताकि हम अपने लुप्त होते हुए परंपरागत व्यवसायों को सुधार सकें, ठीक है? उसमें सुधार लाया जा सके। नए डिज़ाइन बनाने होंगे, वो जो पुराने डिज़ाइन हुआ करते थे उनको छोड़ना होगा, मॉडर्न ज़माने के हिसाब से सोचना होगा और नए डिज़ाइनों पे हमें काम करना होगा, ताकि हम इन चीज़ों को और सुधार सकें। पर्यावरण हितैषी कच्चा माल का उपयोग करना होगा, ऐसा माल इस्तेमाल करना होगा जो कि पर्यावरण से हितैषी हो, यानी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, 13वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चंस में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? HACCP के महत्व की विवेचना कीजिए। ये मैंने आपको दिखाया था ना HACCP, इसका फुल फॉर्म होता है हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है? तो ये क्या है जी, इसके बारे में समझिए। यह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का उपागम है। ये क्या है? खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक उपागम है और यह अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए संसाधन का निर्माण के किसी भी स्तर पर जब समस्या उत्पन्न होती है तभी उचित कार्रवाई करके हमें खतरों की पहचान करने में सक्षम बनाती है, ठीक है? लास्ट लेवल पर ये चेक वगैरह करता है। और भी कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे यह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादकों, संसाधकों और वितरकों और निर्यात करने वालों को संसाधनों का प्रयोग प्रभावशाली तरीके से करने के लिए सक्षम बनाती है। साथ ही साथ यह नियमित रूप से उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों का आश्वासन देती है कि भैया ये चीज़ हाई क्वालिटी वाला है। जहाँ पर भी ये आपको लोगो लगा हुआ दिख गया कि भैया हाँ, HACCP का लोगो लगा हुआ है, यानी कि ये हाई क्वालिटी का यहाँ पर प्रोडक्ट है भैया, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर आप HACCP के बारे में बता सकते हैं, ठीक है बच्चों? सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ HACCP एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। 14वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि ISI मार्क एवं एग मार्क से क्या अभिप्राय है, ठीक है? आपने अक्सर जो है इस तरह का जो सिंबल है वो देखा होगा किसी न किसी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है? ये जो सिंबल है बच्चों, ये ISI मार्क होता है, जो अक्सर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी को दिखाने के लिए होता है कि भैया ये अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अभी किन प्रोडक्ट्स के ऊपर ये होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये वाला आप देख सकते हैं बच्चों, ये होता है आपका एग मार्क, ठीक है? इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ISI मार्क के बारे में देखेंगे, फिर एग मार्क के बारे में देखेंगे। इन दोनों को देखने से पहले ऊपर देखिए कुछ बातें बताई गई है, उसको देख लेते हैं। कि स्वैच्छिक उत्पाद प्रमाणीकरण, ठीक है? हमारे देश में कुछ स्वैच्छिक श्रेणीकरण और अंकन योजनाएं हैं जिनका कार्य उपभोक्ता को उत्तम गुणवत्ता का आश्वासन देना होता है, जिसमें सबसे पहला आता है ISI मार्क। ये क्या होता है? यह मार्क भारत मानक ब्यूरो BIS द्वारा दिया जाता है, ठीक है? इस चित्र के प्रयोग का लाइसेंस लेने के लिए उत्पादकों को BIS की कुछ शर्तों को पूरा करना होता है, ठीक है? BIS की कुछ शर्तें होती हैं, अगर आप उनको पूरा करेंगे तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा कि आप ISI मार्क की चीज़ों को बेच सकते हैं। ISI मार्क की चीज़ों की अगर हम कुछ उदाहरण की बात करें तो बिजली के उपकरण वगैरह हो सकते हैं, जैसे बिजली का जो छोटा वाला मीटर आता है तो उस पर आप देखेंगे अक्सर ISI मार्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? अगर उस पर ISI मार्क है इसका मतलब कि वो अच्छी क्वालिटी का मीटर है। अगला पानी की टंकी वगैरह जो आती है ISI मार्क का आता है। कॉफ़ी हो गया, शिशु आहार जो होता है, जो बच्चों को देने वाला खाना होता है, वो सब अक्सर आपका ISI मार्क का आता है बच्चों, ठीक है? तो ये तो हो गया बातें ISI मार्क के बारे में। अब हम लोग समझते हैं एग मार्क के बारे में, ठीक है? ये वाला जो निशान आप देख रहे हैं ना, ये एग मार्क का निशान है, जो कि सरकार की तरफ से दिया जाता है। सरकार के कुछ अंग मिल कर के देते हैं। अभी देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा कृषि उत्पादों कच्चे व संसाधित के लिए प्रमाणीकरण की एक स्वैच्छिक योजना है, ठीक है? अक्सर जो है ये एग मार्क आपको बेसन के ऊपर देखने को मिलेगा, जो पैक हुआ बेसन आता है और जो मतलब कट्टे वगैरह में आता है ना इस तरह से, या थैले वगैरह में जो बेसन आता है, थैले में जो आटा आता है, अनाजें जो आती हैं, मसालों के ऊपर आपको एग मार्क देखने को मिलेगा। ये देता कौन है? तो ये भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है उसी के अंडर में
आपका यहाँ पर विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय आता है, इसके द्वारा ये एग मार्क दिया जाता है, जो अक्सर आपको हाई क्वालिटी की चीज़ें दर्शाने के लिए ये दिया जाता है। जैसे अगर आपको किसी बेसन के थैले के ऊपर एग मार्क का निशान दिख रहा है, मतलब कि वो बेसन अच्छी क्वालिटी का है। आटे के थैले के ऊपर दिख रहा है, अनाज के किसी थैले के ऊपर दिख रहा है, ठीक है? मसाले, घी, शहद पर देखने को मिल रहा है, तो मतलब कि वो अच्छी क्वालिटी का है बच्चों, ठीक है? याद रखिएगा, एग मार्क किसके द्वारा दिया जाता है? तो कृषि मंत्रालय के अधीन, जो भारत सरकार का कृषि मंत्रालय है, उसी के अधीन आपका यहाँ पर विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय है, इसके द्वारा यहाँ पर ये दिया जाता है। क्लियर है बच्चों? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट इज मीन्ड बाय आईएसआई मार्क एंड एग मार्क। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आईएसआई मार्क हो गया आपका और ये एग मार्क हो गया। इनके बारे में यहाँ पर सारी जानकारी आप देख सकते हैं बच्चों। अच्छा, आईएसआई मार्क आपको जो फैंस होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, गीजर वगैरह होते हैं, ठीक है, प्रेशर कुकर वगैरह जो होता है, मिक्सी वगैरह होता है, उस पर भी आपको आईएसआई मार्क देखने को मिलेगा। जो ये सारी सामानें होती है ना, इस पर भी अक्सर आईएसआई मार्क होता है। मेरे उधर भी देखा है मैंने, मिक्सी वगैरह है जिनके पास, तो उनके पास जो मिक्सी होता है ना, उसमें आईएसआई मार्क होता है। मेरे घर में भी जो मिक्सी है उसमें आईएसआई मार्क मैंने देखा है बच्चों, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 15वां प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, कि खाद्य पदार्थों को भोज्य और सुरक्षित रूप से संरक्षित करने के लिए पुरानी विधियां कौन सी है और वर्तमान में उनकी क्या व्यवहार्यता है। ठीक है, देखिए जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ मतलब कि बेसिक सी बात कह रहा है, खाने वाली चीजों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो उनको भोज्य यानी खाने के हिसाब से बनाए रखने के लिए और सुरक्षित रूप से यहाँ पर प्रिजर्व करके रखने के लिए, संरक्षित करके रखने के लिए पुरानी विधियां क्या क्या है हमारे पास। तो देखिए, धूप में सुखा सकते हैं हम खाने की चीज़ों को, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें जो होती है, जैसे आपने अचार वगैरह देखा होगा, है कि नहीं। नियंत्रित किण्वन नमक लगाकर अचार बनाना, सेकना, भूनना, ठीक है। इस तरह से चूल्हे में पकाना, मसालों का जैसे कि परीक्षी के रूप में उपयोग करना। तो इस प्रकार से हम जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको लंबे समय तक सुरक्षित करके रख सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो अचार बनाया जाता है, अचार तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है। जो आपका यहाँ पर अचार बनाया जाता है, वो क्यों बनाया जाता है, ताकि उसमें जो जिस चीज़ का भी अचार बनाया जा रहा है उसको लंबे समय तक हम प्रिजर्व करके रख सकें। जैसे आम का अचार बनाया जाता है, ठीक है। आम में मसाले वगैरह डाल दिए जाते हैं, और मसाले वगैरह किस चीज़ का काम करते हैं, तो प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं, और लंबे समय तक वो चीज़ें हमारे पास प्रिजर्व रहती है, लंबे समय तक हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खराब वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा पारंपरिक रूप से यहाँ पर प्रिजर्व करने का तरीका है, समझ रहे हैं आप। देखिए आगे बताया गया है, खाद्य परीक्षण की पुरानी विधियां आज भी बहुत व्यवहारिक है, क्योंकि ये बहुत सरल और सस्ती होती है। जो पुराने तरीके हैं वो आज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ में लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत आसान होता है ये, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर सस्ता भी माना जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए नियंत्रित किण्वन डबल रोटी बियर के लिए, ठीक है। नमक लगाकर अचार बनाने के लिए, धूप में सुखाना, सूखे मेवे जैसे किशमिश के लिए, है कि नहीं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 16वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे, कि भोज्य पदार्थों को, भोज्य मतलब कि यहाँ पर खाने वाले बात कर रहा है, ठीक है। जो खाने वाले पदार्थ होते हैं ना, उसकी बात हो रहा है। जब भी भोज्य ये वर्ड आए तो समझ जाइएगा खाने वाले सामान की बात हो रही है, ठीक है। तो भोज्य पदार्थों को नष्ट करने वाले मुख्य सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं, और इनकी वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से होते हैं। तो जो खाने वाली चीजें होती हैं वो अक्सर कब खराब हो जाती है, जब उसमें जीवाणु लग जाते हैं, कवक, ईस्ट या फफूंदी लग जाते हैं। जैसे ब्रेड वगैरह आपने देखा होगा, तो उसमें फफूंदी वगैरह लग जाता है, व्हाइट व्हाइट से लग जाता है, जिससे वो खराब हो जाता है। इसी तरह के यहाँ पर जो जीव होते हैं, ये अगर खाने वाली चीज़ों में लग जाए तो वो खराब हो जाता है। क्लियर है। अच्छा, इनको वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो पोषक पदार्थों की उपलब्धता, नमी अगर है तो ये बढ़ सकते हैं। ऑक्सीजन की स्तर देखिए यहाँ पर आपका हो सकता है। रोधक पदार्थों जैसे प्रति जैविक की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 27वें क्वेश्चन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और इसके साथ साथ एक बारी आप अपना सपोर्ट मटेरियल भी खोलिएगा, वहां पर भी आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में देखने को मिलेगा। वैसे जो अगला सैंपल क्वेश्चन पेपर लाऊंगा ना, उसमें भी आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। मैं डिटेल में क्यों बोल रहा हूँ वो अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है,
भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्य बताइए। तो जब भी यहाँ पर ये बात बोले भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण, तो आप समझ जाइएगा एफएसएसएआई की बात हो रही है, ठीक है। एफएसएसएआई क्या करता है, भारत में जितनी भी खाने वाली चीजें हैं, ठीक है, मोस्टली मैं खाने वाली चीजों का एग्जांपल ले रहा हूँ, उस पर एफएसएसएआई पूरी तरह से निगरानी रखता है कि इसमें सभी तरह से जो नियम कायदे कानून है फॉलो किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ समय पहले अभी एमडीएच मसाला जो होता है उसमें कुछ मिलावट पाई गई थी, तो सभी किसके ऊपर उंगली उठा रहे थे, एफएसएसएआई के ऊपर उंगली उठा रहे थे कि भैया ये मसाला हम इतने दिन से खा रहे हैं और इसमें मिलावट पाई गई है, तो आप कहाँ पे हो, आप क्या ये चेकिंग वेकिंग नहीं कर रहे हो क्या। तब एफएसएसएआई ने क्या किया, पूरी तरह से चेकिंग वेकिंग करके बताया कि सारे मसाले बिल्कुल सुरक्षित है, एक आध मसाला में निकल गया है तो उसको हम लोग हटा रहे हैं, ठीक है। तो एफएसएसएआई जो है भारत में बिकने वाले जितने भी खाद्य पदार्थ है पैकेट वाले, सब पर एकदम कंट्रोल रखता है, पूरा निगरानी रखता है, ठीक है। तो इसी का फुल फॉर्म होता है हिंदी में भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण, ठीक है। अब समझिए इसको, भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई जो है इसको निम्नलिखित कार्य के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के द्वारा अनिवार्य किया गया है, ठीक है। देखिए इसका काम क्या होता है, भोजन के लेखों के संबंध में मानकों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए विनियमों का निर्धारण और जो है सो कि इस प्रकार अधिसूचित विभिन्न मानकों को लागू करने की उपयुक्त प्रणाली को निर्दिष्ट करना, ठीक है। ये किसका काम होता है, एफएसएसएआई का। अगला, खाद्य व्यवसायों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रमाण में लगे प्रमाणीकरण निकायों की मान्यता के लिए तंत्र और दिशा निर्देशों को रखना, ठीक है। यानी कि जो भी खाद्य व्यवसाय हैं, फूड से जुड़े हुए चीज़ें हैं यहाँ पर बिक रही हैं, ठीक है, या बनाए जा रहे हैं, तो उस पर पूरा एकदम मैनेजमेंट वगैरह रखना सब एफएसएसएआई का काम होता है। यहाँ पर मैंने आपको 2 काम बता दिए इसके, इस संस्थान के एफएसएसएआई के, जो भारत सरकार के अंदर में आता है, ठीक है। सपोर्ट मटेरियल में देखेंगे तो अराउंड 6 से 7 यहाँ पर इसके कार्य बताए गए हैं, जो ये काम है एफएसएसएआई का, ठीक है। तो आप सपोर्ट मटेरियल खोल के देख सकते हैं। बाकी अगला जो सैंपल पेपर का वीडियो आएगा ना, थर्ड वीडियो, तीसरे सैंपल पेपर का मतलब कि, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन लूँगा मैं लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द फूड एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होगा। तो आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द फूड एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई इज मैंडेटेड बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, बाकी आप सपोर्ट मटेरियल में पढ़ सकते हैं या फिर मैं अगला वीडियो लाऊंगा उसमें आप देख लीजिएगा। अच्छा, कुछ फुल फॉर्म्स है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। जैसे एनपीए, ठीक है, एनपीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल प्लान ऑफ एक्शन, हिंदी में एनपीए को बोलेंगे राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है। आरटीई, राइट टू एजुकेशन, इंपॉर्टेंट है बच्चों, जहां मैं इंपॉर्टेंट लगाता हूं उसको बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। आरटीई मतलब कि राइट टू एजुकेशन, सॉरी, जिसका हिंदी मतलब होता है शिक्षा का अधिकार, ठीक है। और आरटीआई होता है बच्चों आपका, यहाँ पर आपको पता होगा आरटीआई, आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन करके, ठीक है। आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार 2005, इसको 2005 में लाया गया था। अगला एसएसए, इसका होता है यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। नाउ समग्र जो सो कि शिक्षा, अब ये हो गया है, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। अब इसका हो गया है ये समग्र शिक्षा, ठीक है। अगला है बीबीबीपी, ये तो बहुत आसान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला है हमारा केजीबीवी, केजीबीवी का फुल फॉर्म होता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है, आपका एसएसए आ सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। कस्तूरबा गांधी वाला इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये 3-4 फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, चलिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए किन कारणों से वृद्ध जन संवेदनशील समूह होते हैं। तो वृद्ध जन जो होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं भैया, क्योंकि आर्थिक रूप से अपने बच्चों पर निर्भर होते हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, अब बच्चों के ऊपर, क्योंकि भैया जितना कमाना था, जितना उम्र था वो तो गुजर गया, अब वो रिटायर होकर के घर में बैठे हुए हैं, तो आर्थिक रूप से पैसे को लेकर के अपने बच्चों पर निर्भर होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो वृद्धजन है वो संवेदनशील समूह के अंदर आते हैं। अगला, पारंपरिक मूल्यों में परिवर्तन, एक ये कारण लिख सकते हैं। अगला, महानगरों में पारंपरिक पारिवारिक ढांचे में बिखराव देखने को मिला है। पहले क्या होता था, पहले सब मिलजुल करके रहते थे, लेकिन महानगरों में अब क्या होने लग गया है, सब अलग अलग रहने लग गए हैं। तो एक ये भी कारण है कि जो वृद्धजन होते हैं उनको संवेदनशील समूह के अंदर रखा जाता है। अगला, उम्र बढ़ने के साथ अनेक अपंगताएं बीमारियां आती हैं, ठीक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बीपी शुगर थायराइड 50 तरह की यहाँ पर बीमारी आने लग जाता है, क्योंकि भैया शरीर ढल रहा है अब,
है कि नहीं? एक यहाँ पर बचपन का उम्र होता है, एक जवानी का उम्र होता है, एक बुढ़ापे का उम्र होता है। तो जो बचपन का उम्र होता है और जो बुढ़ापे का उम्र होता है उसमें दिमाग सेम हो जाता है, लेकिन बुढ़ापे में कई तरह की बीमारियाँ आने लग जाती है। जब बंदा जवान होता है ना, उस टाइम पे तो वही सोचता है मैं ही राजा हूँ। खैर, अगला कम शारीरिक और स्वास्थ्य रक्षा, ये आप लिख सकते हैं। अगला है अकेलापन, पृथक्करण और दूसरों पर बोझ बन जाने का भावना होता है उस टाइम पे, जब बुढ़ापा होता है तो। इस कारण से आप कह सकते हैं कि जो वृद्धजन होते हैं, यानी बूढ़े लोग होते हैं, वो संवेदनशील समूह होते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए, कुछ और चीज़ें बता रखा है, जैसे कि खराब स्वास्थ्य, उम्र बढ़ने के साथ अनेक बीमारियाँ और अपंगताएँ आती हैं, जैसे दृष्टि कमज़ोर होना और मोतियाबिंद के कारण अंधापन भी कई बारी हो जाता है। तंत्रिका विकार के कारण बहरापन भी आ सकता है, ठीक है? गठिया के कारण चलने करने में परेशानी और अपनी देखभाल कर पाने में अक्षमता रहती है। अकेलापन फ़ील होता है उनको, है कि नहीं? पारिवारिक जीवन चक्र में ऐसी अवधि जब बच्चे के विवाह हो जाते हैं या उनका आजीविका कमाने के लिए परिवार से दूर हो जाने से अकेलापन होता है उनको, ठीक है? दूसरे पर बोझ बन जाने की भावना का अनुभव होता है, एक अलगाव वाली भावना आ जाती है कि भैया अब तो मैं बोझ बन गया हूँ, इसलिए ये जो वर्क होता है बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। आर्थिक रूप से अपने बच्चों पर निर्भर होना का एक तनाव रहता है कि भैया अब मैं तो एक तरह से बोझ बन गया हूँ, तो एकदम टेंशन रहता है दिमाग में। ठीक है बच्चों? सेम यही आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और पूरी तरह से रीड भी कर सकते हैं। देखिए यूट्यूब पे ना 8x तक आप ज़ूम करके देख सकते हैं, तो आप ज़ूम करके हर एक चीज़ को देख सकते हैं। जैसे मैं आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ इस तरह से, है ना? तो वैसे ही आप यूट्यूब पर वीडियो को ज़ूम करके भी देख सकते हैं। जो ऑनलाइन ये अभी आप वीडियो देख रहे हैं ना, इसको ज़ूम करके हर एक चीज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है? वैसे आपको दिख भी रहा होगा। चलिए, बाकी इंग्लिश मीडियम में सारा चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में, यानी कि केजीबीवी के बारे में। देखिए, इस योजना का आरंभ सर्व शिक्षा अभियान, जिसको हम समग्र शिक्षा भी कहते हैं, इसके अंतर्गत 2004 में किया गया था। कब किया गया था? 2004 में। याद रखिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर ये आ सकता है कि भैया सर्व शिक्षा अभियान के तहत किस योजना का प्रारंभ किया गया था? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का। ठीक है? यह योजना भारत सरकार के कानून आरटीई राइट टू एजुकेशन को लागू करने में सहायक है। ठीक है? और केजीबीवी में नामांकित सभी लड़कियां प्रवेश स्तर की तैयारी के लिए ब्रिज कोर्स का अध्ययन करती हैं। केजीबीवी में प्रवेश स्तर 6ठी कक्षा है और अब इस योजना को 12वीं तक जो है वो बढ़ा दिया गया है, 12वीं कक्षा। तो इस तरह से आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है? इसके लाभार्थी कौन है जिनको बेनिफिट मिला है? तो अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़ा वर्ग व संख्यक वर्ग की बालिकाएं जो है उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला है बच्चों। ठीक है? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की वे बालिकाएं जो कभी विद्यालय में दाखिल नहीं हुई या विद्यालय छोड़कर चली गई, उनको जो है इनका लाभ मिला है। क्या उद्देश्य था इसका भैया? तो इसका उद्देश्य था विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली लड़कियों के लिए एक सुरक्षित माहौल में शिक्षा उपलब्ध करवाना। किसका? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है, केजीबीवी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं केजीबीवी। अगला, बीपीएल परिवारों को उन लड़कियों के लिए जो बीच में स्कूल छोड़ देती हैं, प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, ये एक उद्देश्य था। किसका उद्देश्य? केजीबीवी यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का। ठीक है? और बालिका शिक्षा दर को बढ़ावा देना ही, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चियां हैं वो पढ़ सके, ये भी इसका एक उद्देश्य था, इसको लाने का। अगला है आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन को लागू करने में सहायता करने का, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान है ये। ठीक है? ये तो लाभार्थी जिनको बेनिफिट मिला था और ये उद्देश्य था केजीबीवी को, यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को लाने का। ठीक है? इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन में भी केजीबीवी से क्वेश्चन बन जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी बन जाता है। ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर देखिए भारत में युवाओं के लिए कार्यक्रम। तो देखिए, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के बाद से 2014 में नई राष्ट्रीय युवा नीति लागू की गई। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि नई राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू की गई? तो 2014 में लागू की गई। ठीक है? राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसको हम लोग एनएसएस भी कहते हैं। ठीक है? नेशनल सर्विस स्कीम जिसको हम कहते हैं, इसके बारे में समझिए। राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ये स्कीम है। इसमें क्या होता है? यह भारत के +2 बोर्ड स्तर पर स्कूलों की कक्षा 11वीं और 12वीं के युवा छात्रों और तकनीकी संस्थानों, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर के स्नातक एवं जो सो कि स्नातकोत्तर, यानी कि यूजी और पीजी, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट जो युवा होते हैं, उनको सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न समुदाय
कार्यकलापों और कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है ये, ठीक है? जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम चला रही है तो उसमें ये सारे बच्चे यहाँ पर भाग ले सकते हैं, ठीक है? किसके तहत? एनएसएस के तहत, ठीक है? मतलब नेशनल सर्विस स्कीम जो है इसके तहत। इसका उद्देश्य देखिए यहाँ पर सीधा-सीधा लिख दिया, एनएसएस का एकमात्र उद्देश्य युवा छात्रों को समुदाय सेवा प्रदान करने में अनुभव प्रदान करना है। राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थी समाज के आर्थिक व सामाजिक कमजोर वर्ग के लिए विभिन्न राहत और पुनर्वास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए भी स्थानीय अधिकारियों को सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये उसका उद्देश्य है। बाकी इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, यूथ प्रोग्राम्स इन इंडिया एंड नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस के बारे में, ठीक है? ये इसका लोगो है, ठीक है? चलिए, अब हम लोग आ गए 18वें क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि खाद्य मानक गुणवत्ता शोध और व्यापार के क्षेत्र में कोडेक्स और आईएसओ के क्या कार्य हैं, इन दोनों के बीच अंतर बताइए, ठीक है? तो कोडेक्स के बारे में समझिए बच्चों, कोडेक्स के कार्य। यह एक सरकारीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक संस्थान है और यह उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, हम लोग उपभोक्ता है। इसके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाने तथा खाद्य एवं कृषि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने के लिए स्थापित किया गया है, ठीक है? यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर खाद्य और कृषि व्यापार वगैरह जो है आसानी से हो सके, इसीलिए इसको बनाया गया है। इस संस्थान के द्वारा कई खाद्य नियमावली स्थापित की गई है। बहुत सारे फूड से रिलेटेड जो यहाँ पर नियम कायदे कानून होते हैं वो इसके द्वारा बनाए गए हैं बच्चों। किसके द्वारा? कोडेक्स के द्वारा। कोडेक्स का ये कार्य भी है, ठीक है? अब यहाँ पर आईएसओ के कार्य समझ लेते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संघ है। ये कौन है? ये एक गैर सरकारी संघ है बच्चों, ठीक है? यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मापदंड निर्धारित करती है जिससे कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके, ठीक है? इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे स्टैंडर्ड सेट करती है ताकि जो हमारे खाने वाली चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनका यहाँ पर जो लेवल है वो मेंटेन रह सके, ठीक है बच्चों? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर कोडेक्स और आईएसओ में अंतर क्या होता है? तो कोडेक्स जो है वो अंतर सरकारीय संस्था है, बल्कि अगर हम यहाँ पर आईएसओ की बात करें तो ये गैर सरकारी संघ है, ठीक है? कोडेक्स की बात करें तो राष्ट्रीय नियमों के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है ये, और अगर आईएसओ की बात करें तो प्रत्येक 5 वर्ष बाद मानकों का पुनरावलोकन करता है, ठीक है? होता है इसके अंदर। अगला है यहाँ पर परिवर्तन बहुत धीमे होते हैं कोडेक्स के अंदर, और आईएसओ में बोल रहा है वर्तमान मानक औद्योगिक पद्धतियों का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है? और लास्ट में कोडेक्स में बता रहा है कि अल्पमत स्वीकृत पद्धतियों का वर्णन करता है कोडेक्स, ठीक है? तो इस तरह से कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है बच्चों, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब हम लोग आ गए 19वें क्वेश्चन में। 19वें का जो पहला है इसमें देखिए हमारा जीएमपी के बारे में। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कुछ साइंस या लोगो कह लीजिए वो दिखाए थे ना, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जीएमपी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस करके, ठीक है? जैसे जीएमपी सर्टिफाइड चीज़ें आती है ना, ठीक है? तो उसका यहाँ पर यही फुल फॉर्म होता है। इसके बारे में समझिए जीएमपी होता क्या है? यह गुणवत्ता आश्वासन का एक भाग है। जो जीएमपी होता है यानी कि उत्तम निर्माण पद्धति जो होता है, ये आपको ये इंश्योर करता है कि भैया अच्छी क्वालिटी का सामान आप ले रहे हैं, ठीक है? ये संदूषण कम करने व गलत लेवल लगाने से बचने में मदद करता है, ठीक है? कि भैया यहाँ गलत लेवल तो नहीं लगाया है, ठीक है? कमी तो नहीं है कोई, तो उस चीज़ को इंश्योर करता है जीएमपी सर्टिफाइड। निर्माता द्वारा अनुपालन व निष्पादन करने में यहाँ पर मदद करता है, ठीक है? तो इस तरह से ये जीएमपी के बारे में कुछ बातें रही। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस, ठीक है भैया? कि क्वालिटी अच्छी है प्रोडक्ट की, तो ये उसको एश्योर करता है। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग जैसे कि कंटेमिनेशन एंड अवॉइडिंग मिसलेबलिंग, ठीक है? कई बार मिसलेबल मतलब लेवल खराब लगा देते हैं, दूसरा लेवल लगा देते हैं, उस चीज़ को ये प्रोटेक्ट करता है। इट हेल्प इन कंप्लायंस एंड एग्जीक्यूशन बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक है? तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंग्लिश में। चलिए, अगला होता है हमारा जीएचपी सर्टिफाइड, ये रह गया था हमारा, है ना? तो जीएचपी क्या होता है? इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है हमारा उत्तम हस्तन पद्धति, ठीक है? यह खेत से उपभोक्ता तक खतरों के संभावित स्रोतों की पहचान करता है। कि भैया कोई चीज़ खेत में उगाई जा रही है, उसके बाद डायरेक्ट जो यहाँ पर कंज्यूमर तक जा रही है, जैसे खेत में आलू उगाया जा रहा है, खेत से जब यहाँ पर आलू एक ग्राहक के पास पहुँचेगा, तो उसका जो यहाँ पर खतरा वगैरह होगा, संभावित खतरा, उसके स्रोतों की पहचान करता है कि भैया ये सोर्स है, इससे इस पे खतरा हो सकता है। ये सुनिश्चित करता है कि खाद्य पदार्थों का
हस्तन करने वाले सभी व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी आदतें अच्छी हो, यानी खाद्य सामग्री जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बेच रहे हैं, इधर-उधर ले जा रहे हैं, तो उन सबका स्वास्थ्य हेल्दी है। पता चले किसी को टीबी हो, ठीक है? या कोई ऐसी बीमारी हो जो संक्रामक हो, वो खाँसे-वाँसे उसमें फैल जाए, उससे पूरा सभी को फैल जाए। तो ये सारी चीज़ें कौन ध्यान रखता है? जीएचपी ध्यान रखता है, ठीक है? जिसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है उत्तम हस्तन पद्धति। क्लियर है बच्चों? चलिए। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं जीएचपी, इसका इंग्लिश मीडियम में फुल फॉर्म होता है गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस करके, ठीक है? बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? चलिए। अब यहाँ पर HACCP के बारे में बता रखा है, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है? तो देखिए, संकट विश्लेषण क्रांतिक महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु, काफ़ी तगड़ा इसका एकदम मतलब जो हिंदी में फुल फॉर्म है, इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं आप, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये इसका लोगो होता है, ठीक है? इसके बारे में समझिए, कच्ची सामग्री एकत्र करना, निर्माण, वितरण आदि के समय होने वाले संकटों की संभावनाओं का आकलन और संकटों के नियंत्रण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके लाभ क्या होते हैं? अगर कोई HACCP सर्टिफाइड है, तो उसका क्या फ़ायदा है? तो खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है कि भैया जो भी खाने वाली चीज़ें हैं, वो यहाँ पर सुरक्षित है और अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है? ये संसाधन या निर्माण के किसी भी स्तर पर आने वाले समस्या के उत्पन्न होने पर उचित कार्रवाई करके हमें खतरों की पहचान करने में सक्षम बनाता है कि भैया ये खतरा आ सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को हमें इंश्योर करना चाहिए। कुछ और बातें बताई गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए। बाकी आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के बारे में, एडवांटेजेस क्या होते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देखिए, पॉइंट तो नहीं सिर्फ क्वेश्चन आ गया कि शिशु देखभाल केंद्र क्या होता है और यह केंद्र कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? तो शिशु देखभाल केंद्र एक संस्थागत व्यवसाय को दिया गया नाम है जिसे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में देखभाल करने के लिए बनाया गया होता है, ठीक है? तो जो शिशु देखभाल केंद्र होता है वो एक संस्थागत व्यवसाय को दिया गया नाम होता है, ठीक है? जैसे हम बोल देते हैं ना, ये तो केयर टेकर बन सकता है, ये तो बेबी केयर टेकर बन सकता है, तो उसी तरह से ये होता है। इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए यहाँ पर क्या है, चाइल्ड केयर सेंटर इज अ नेम गिवन टू एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट स्पेशली डिजाइन टू टेक केयर ऑफ इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन इन द एब्सेंस ऑफ होम केयर टेकर। जब यहाँ पर घर में कोई पालन पोषण करने वाला नहीं होता है, वो सब काम पे चले जाते हैं, तो ये उसका पालन पोषण करते हैं। अच्छी शिशु केंद्र की 4 यहाँ पर सेवाएं होती है, भोजन की सुविधाएं प्रदान करना, आराम की सुविधा प्रदान करना, मनोरंजन की सुविधा, अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है? ये यहाँ पर इसके सेवाएं हो सकती है, ठीक है बच्चों? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट इज अ चाइल्ड केयर सेंटर एंड व्हाट सर्विसेज डज इट प्रोवाइड? तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है? और 4 सर्विस ऑफ अ गुड चाइल्ड केयर सेंटर जो प्रोवाइड करता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन क्या है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन? तो देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा एक ऐसी गतिविधि है जो विभिन्न स्थितियों में बाल्यावस्था को लाभ पहुंचाने के लिए साथ ही इन मूलभूत कामों में माता पिता और समाज की सहायता करके परिवार को भी लाभान्वित करता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज एन एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी है, ये एक गतिविधि है जो क्या करता है, बेनिफिट करता है चाइल्डहुड के अंदर वेरियस सिचुएशन के अंदर, ठीक है? यानी अलग अलग जो सिचुएशंस आते हैं बचपन में, उन सब में ये हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एक्टिविटी, ठीक है? इट ऑल्सो बेनिफिट फैमिलीज बाय असिस्टिंग पेरेंट्स एंड सोसाइटी इन दीज बेसिक टास्क, ठीक है? तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां क्वेश्चन कि ECCE के मूल उद्देश्य क्या है? ये किसके द्वारा दिए गए हैं? तो ECCE के मूल उद्देश्यों की बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 द्वारा ये दिया गया है और इसके मूल उद्देश्यों में आ जाएगा बच्चों के जो समग्र विकास होता है जिससे वो अपनी क्षमता पहचान सके, वो लिख सकते हैं आप। औपचारिक विद्यालय जाने के लिए बच्चों को तैयार किया जा सके और साथ ही साथ बच्चों और महिलाओं के लिए सहायक सेवाएं प्रदान की जाएं, ठीक है बच्चों? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। चलिए अब यहाँ पर 23वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है कि बाल केंद्रित उपागम से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन्ड बाय चाइल्ड सेंटर अप्रोच? तो देखिए, बाल केंद्रित उपागम का अर्थ होता है बच्चों की रुचि, उनकी क्षमता, उनकी आयु, प्रवृत्ति, इसके अनुसार उसे
शिक्षा प्रदान करना, यही हमारा बाल केंद्रित उपागम होता है। एक बच्चे का क्या रुचि है, उसकी क्या क्षमता है, उसका क्या एज है, ठीक है, उसका कैसा यहाँ पर एबिलिटी वगैरह है, ठीक है, तो उन सबको ध्यान में रख करके हम जो शिक्षा प्रदान करते हैं उसी को हिंदी में कहते हैं बाल केंद्रित उपागम और इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड सेंटर अप्रोच, ठीक है, बाकी आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए 24वां क्वेश्चन देखिए कि संवेदनशील समूह से क्या तात्पर्य है, ठीक है, जैसे संवेदनशील समूह के अंदर आपका वृद्धजन भी आ जाते हैं, युवा भी आ जाते हैं और बच्चे भी आ जाते हैं। तो देखिए संवेदनशील समूह जो होता है इसका अर्थ होता है, संवेदनशील के बारे में बता रहा है, इसका अर्थ होता है समाज के उन व्यक्तियों समूहों से है जिन पर प्रतिकूल परिस्थितियों का अधिक हानिकारक प्रभाव होने की संभावना होती है। मतलब अगर उनके ऊपर खराब स्थिति आ जाए तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चे, युवा और वृद्धजन संवेदनशील समूह के अंदर आते हैं बच्चों, ठीक है? तो ये तीनों ही आ जाते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि युवा कौन है? ठीक है, हु आर द यूथ? तो आप बोलेंगे सर जी युवा तो हम ही लोग हैं। लेकिन नहीं, देखिए यहाँ पर बताया गया है सरकार की तरफ से कि युवा कौन है। तो देखिए नई राष्ट्रीय युवा नीति यानी कि अकॉर्डिंग टू न्यू नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 यानी 2014 के अनुसार युवा वो लोग होते हैं जो 15 साल से लेकर के 29 साल के होते हैं। कि अगर आपकी एज 15 साल है और अगर आपकी एज 29 साल है, ठीक है, यानी कि 15 से लेकर के 29 साल अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पर युवा की कैटेगरी में आएंगे, यंग लोगों की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ, आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं। आप मेरे से थोड़े से छोटे हैं, थोड़े से छोटे भाई बहन हैं, आप मेरे एक तरह से मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं जो हूँ एक टीचर की तरह नहीं पढ़ाता हूँ, मैं एक ऐसे पढ़ाता हूँ कि जब मैं अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा रहा हूँ तो उस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपकी उम्र अगर आप 12वीं में हैं तो आपकी उम्र होगी या तो 18 साल या 19 साल या 20 साल, इस तरह से ही आपकी उम्र होगी, ठीक है। और उसी हिसाब से मेरा थोड़ा सा ज़्यादा उम्र है, आपसे 2-4 साल बड़ा हूँ मैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपने आप को युवा मानेंगे और आयु के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है ये युवा लोगों को। और 13 से 19 वर्ष जो होता है ये किशोर भी इसको कहते हैं, कि जो 13 साल से 19 साल के जो होते हैं ना, इनको हम लोग किशोर भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26वां क्वेश्चन क्या है कि कौन से युवा संवेदनशील होते हैं, ठीक है? जो युवा होते हैं उनमें से कौन से युवा संवेदनशील होते हैं? तो देखिए जो ग्रामीण और जनजातीय युवा होते हैं ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। खास करके जो विद्यालय छोड़ चुके युवा हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील युवाओं की कैटेगरी में आ जाते हैं। किशोर, विशेष रूप से किशोरियाँ जो होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। अपंगताओं वाले युवा भी, अवैध धंधों के शिकार जो हो चुके होते हैं, सड़कों के आवारा जो बच्चे होते हैं, ठीक है? अनाथ या अन्य विशेष कठिन स्थितियों वाले जो युवा होते हैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील माने जाते हैं बच्चे, ठीक है? सेम यही क्वेश्चन इस तरह से रहेगा इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। क्लियर है? पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।